नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ के तहत हम लोग मध्य प्रदेश का गठन देख चुके हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था और अभी लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ी थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मिट्टियों में हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो काली मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर मिश्रित मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, इन सभी मिट्टियों के क्षेत्र हमने देखे थे कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और सर्वाधिक भाग पर विस्तार किस मिट्टी का है। जैसा मैं आपको बता दूं फिर से कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक भाग पर है, 47.6% भाग पर। उसी प्रकार जो जलोढ़ मिट्टी है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, वह उत्तरी भाग में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पूर्वी भाग में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी दक्षिण पूर्वी भाग में बालाघाट, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों, नदियाँ जो है वह प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का पालना रही है। जैसा मैं आपको बताऊं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत की, वह भी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही विकसित हुई थी। दोस्तों, यह नदियाँ जो होती है दोस्तों, यह सिर्फ पेयजल ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि यह सिंचाई हेतु जल भी उपलब्ध कराती है, जल विद्युत का उत्पादन भी करवाती है। यहाँ पर मत्स्योत्पादन भी होता है दोस्तों, पर्यटन क्षेत्र का विकास भी होता है। इस तरह से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है वह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। दोस्तों, यहाँ पर अधिक प्राचीन नदियाँ पाई जाएगी। दोस्तों, यह पठारों और पहाड़ों से युक्त प्रदेश है, जैसा हमने भौगोलिक विभाजन में भी देखा था। तो मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियाँ प्रवाहित होती है दोस्तों, जिस कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं नदी बेसिन क्या होता है। तो वह क्षेत्र जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहते हैं। मतलब एक मुख्य नदी होगी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ होगी और ये सभी नदियाँ मिलकर जो क्षेत्र बनाएगी उसे हम कहेंगे नदी बेसिन। इसे हम एक मैप में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट रूप से कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र है नर्मदा नदी का बेसिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप नीचे देखेंगे रेड कलर में, यह है ताप्ती नदी का बेसिन। उसके बाद यह जो क्षेत्र है यह है वैनगंगा नदी का बेसिन। उसके बाद यह जो येलो कलर में जो क्षेत्र है यह सोन नदी का बेसिन। उसी के ऊपर टोंस नदी का बेसिन है। फिर उसके पास में यहाँ पर है केन नदी का बेसिन। केन नदी से लगा हुआ है बेतवा नदी का बेसिन जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बहती है। उसके बाद जो उत्तरी भाग है यहाँ पर आप देखेंगे कुंवारी और सिंध नदी का बेसिन। उसके बाद ग्रीन कलर में है चंबल नदी का बेसिन और यहीं पर है उसके पास में माही नदी का बेसिन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों, यहाँ मैप में हम सारी ही नदियों को देख सकते हैं। सबसे पहले यह नदी जो आपको दिखाई दे रही है नर्मदा, ये देखिए दोस्तों, यह पूर्वी भाग से उद्गमित होती है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह पश्चिम तरफ जाता है। दोस्तों, तो इस नदी का मार्ग कैसा हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ। वहीं नर्मदा के नीचे ही यहाँ पर आप इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी देखेंगे तवा। फिर तवा के पास में यहाँ पर आप देखेंगे ताप्ती नदी, यह है वैनगंगा नदी। नर्मदा जहाँ से निकलती वहीं से निकलती दोस्तों सोन नदी। उसके बाद यहाँ पर केन नदी निकलेगी कटनी से। फिर आप देखेंगे दोस्तों यह है बेतवा नदी। बेतवा के पास में आप देखेंगे सिंध नदी। फिर यहाँ देखेंगे पार्वती नदी। पार्वती के पास में काली सिंध और काली सिंध के पास ही यहाँ से इंदौर के महू से निकलती है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, इस चंबल नदी में एक बनास नदी मिलती है दोस्तों जो राजस्थान से निकलती है। वह ग्वालियर के ऊपर जो यह क्षेत्र है, जो उत्तरी भारत का, उत्तरी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चंबल नदी में मिलती है दोस्तों। और यहाँ आप देख रहे हैं यमुना नदी। यमुना नदी में ये सारी ही नदियाँ मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सभी नदियों को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों नर्मदा नदी, जो हमारे मध्य प्रदेश की सर्वप्रमुख नदी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें
तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बेसिन क्षेत्र की बात करें तो 93,180 किलोमीटर इसका बेसिन है दोस्तों। उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कौन सा, अनूपपुर जिला है, वहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जो हम भौगोलिक विभाजन में देख चुके हैं। उसी मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। इसके अन्य नामों की बात करें तो रेवा, मेकलसुता, नामादोस, सोमप्रभा आदि इस नदी को कहा जाता है। इसकी कुल सहायक नदियाँ देखिए दोस्तों, 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी, जिसमें से कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे तवा, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, बंजार, कोलार, बारना आदि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों। भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों, जब तनाव का जो बल लगता है भूपर्पटी पे, तो जो बीच का हिस्सा होता है वह नीचे धंस जाता है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है दोस्तों। तो यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। इस पर परियोजनाओं की बात करें तो पूनासा डैम खंडवा में बना हुआ है, सरदार सरोवर गुजरात में बना हुआ है, ओंकारेश्वर खंडवा में और महेश्वर खरगोन जिले में। ठीक है दोस्तों। जलप्रपात कौन कौन से स्थित हैं, तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में, कपिल धारा एवं दुग्ध धारा अनूपपुर में, सहस्त्र धारा महेश्वर में और मंदार एवं दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले में स्थित है दोस्तों। इसके किनारे बसे प्रमुख नगरों की हम बात करें तो अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, बड़वा, नेमावर, धार, मंडलेश्वर आदि इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात 3 राज्यों में बहती है दोस्तों। प्रदेश के 16 जिलों से यह बहती है। इसके प्रवाह की दिशा है पश्चिम, जो हमने मैप में देखा था। यह एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों, जिसे ज्वार नदमुख भी कहा जाता है, और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एस्चुरी वहाँ बनता है दोस्तों जहाँ पर ढाल तीव्र होता है, जहाँ पर नदियाँ जो होती है वह निक्षेपों का जमाव नहीं कर पाती है, वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। और मेधा पाटकर का नाम आप याद रखिए, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई नेत्री है। ठीक है, 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। मतलब इंसानों को जो अधिकार मिले हुए हैं वही अधिकार अब नर्मदा नदी को भी दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी के सारे इफेक्ट हमने देखे दोस्तों। इससे बाहर कोई फैक्ट आपका किसी परीक्षा में नहीं जाएगा। उसके बाद अगली नदी है हमारी चंबल, जिसका उद्गम होता है इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जानापाव पहाड़ी। यह आप याद रखिए, जानापाव पहाड़ी, यहाँ पर एक पॉइंट है जिससे वांचू पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। उसी वांचू पॉइंट से चंबल नदी निकलती है। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिप्रा, काली सिंध, बनास, पार्वती, कूनू आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो चरमावती या धर्मावती भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं आगे। इस पर परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया है मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध बनाया गया है कोटा में। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत गांधी सागर बांध जो बना था वह सर्वप्रथम 1960 में बना था दोस्तों। यह सन भी आप याद रखिएगा। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना है। अभी हमने देखा 1960 में बनी थी। जलप्रपातों की बात करें तो चूलिया जलप्रपात मंदसौर के निकट है, पाताल पानी इंदौर में है। किनारे बसे नगरों की बात करें तो महू, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, श्योपुर, इंदौर आदि इसके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, जो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है। यह नदी अवनाली का अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण करती है, जो बागियों की शरण स्थली है। अपर्दन जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था दोस्तों कि जब मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी अपना क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चली जाती है, उसे अपर्दन कहते हैं। तो उसके कारण बीहड़ों का निर्माण हुआ है दोस्तों, जो यहाँ के बागियों की शरण स्थली भी बनता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगली नदी है दोस्तों सोन नदी।
इसका उद्गम कहाँ से, हमने मैप में देखा था, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। इसके अन्य नाम है सोनभद्र, हिरण्यबाहु, सोन, सुवर्ण। यह अन्य नाम भी आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी सहायक नदी की बात करें तो जोहिला, रिहंद, गोपद। परियोजनाओं की अगर बात करें दोस्तों तो बाण सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। यहाँ पर बिहार नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। पटना के निकट दानापुर में गंगा नदी में मिलती है दोस्तों। इसमें सोन घड़ियाल अभयारण्य भी स्थित है। कालिदास कृत रघुवंशम में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। यह कालिदास जी का बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी कालिदास जी ने इसका वर्णन किया है। हर्ष के दरबारी कवि दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश संबंधित फैक्ट है यह कि हर्ष के दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगली नदी है हमारी ताप्ती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, बैतूल जिले के मुल्ताई से। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 64,874 वर्ग किलोमीटर। यह नदी नर्मदा के समानांतर ही पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है दोस्तों। ये 2 नदियाँ ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम, इसके अलावा माही भी बहती है जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन इनकी दिशा भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसका अन्य नाम है सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में स्वाली बंदरगाह स्थित है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना आदि। परियोजनाओं की अगर बात करें तो काकरापार और उकाई परियोजना, यह दोनों ही गुजरात राज्य में बनी हुई है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है। इसके किनारे बसे नगरों की बात करें तो बैतूल, बुरहानपुर, भुसावल, सूरत आदि इसके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। एक फैक्ट और है कि यह नदी भी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है दोस्तों, और खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। नर्मदा की भांति यह भी ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाएगी और खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद अगली नदी आती है दोस्तों बेतवा नदी। इसका उद्गम कहाँ से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है, इसकी लंबाई हम देखें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अन्य नामों की अगर बात करें तो बेत्रवती, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर। इस नदी में प्रदूषण बहुत देखने को मिलता है, इस कारण से इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो बीना, हलाली, जामनी, धसान आदि इसकी सहायक नदियां हैं। किनारे बसे हुए नगर देखें दोस्तों तो विदिशा, सांची, ओरछा, गुना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सांची, ओरछा अक्सर पूछे जाते हैं किस नदी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदी बीना पर राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात स्थित है दोस्तों, सागर जिले में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। परियोजनाओं की बात करें बेतवा नदी पर तो माता टीला परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, सिंचाई के लिए यहीं से हलाली नहर निकाली गई है और भांडेर नहर का भी निर्माण किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों। ठीक है, 2005 में यह परियोजना शुरू हुई थी। उसके बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। तो किसकी सहायक नदी हुई, यमुना की सहायक नदी। अब अगली नदी है दोस्तों माही नदी। इसका उद्गम धार जिले की सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से हुआ है, यह याद रखिएगा। अपवाह क्षेत्र कितना है, 38,699 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदियों की अगर बात करें तो पानम, गोमा, जंभार आदि इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे कुछ और फैक्ट है माही नदी से संबंधित कि इसे महती या पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से प्रवाहित होती है, 3 राज्यों से दोस्तों। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसे आप याद रखिएगा। और यह कहाँ गिरती है, यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ होगी, नर्मदा, ताप्ती और माही, तीनों ही खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद अगली नदी है दोस्तों धसान। इसका उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से होता है, और यह उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बेतवा नदी में मिल जाती है। हमने देखा था बेतवा की सहायक नदियों में धसान का नाम भी था दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली महत्वपूर्ण नदी है टोंस।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतना जिले की कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से। ठीक है, यह तमसा कुंड का नाम भी आप याद रखिएगा। इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ बेलन एवं बीहड़ है। इसका अन्य नाम है तमसा नदी और यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन और टोंस दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद अगली नदी है शिप्रा। इसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरडी पहाड़ी से होता है दोस्तों और इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ और फैक्ट शिप्रा नदी के। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो खान नदी, गंभीर नदी। खान नदी जो भी इंदौर में जो विद्यार्थी रहते होंगे उन्हें पता होगा कि खान नदी इंदौर में बहती है। और इंदौर में जो चिड़ियाघर है दोस्तों, वहाँ पर जो आपको एक छोटी सी नदी जैसी दिखाई देती है वही खान नदी है। इसके किनारे बसे नगरों की अगर बात करें तो इंदौर, देवास, उज्जैन आदि। इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो शिप्रा नदी के किनारे। पिछली बार कुंभ का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? पिछली बार हुआ था 2016 में। उसके बाद अगला फैक्ट अगर हम देखें दोस्तों तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, यह प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों। पहली कौन सी थी? केन बेतवा लिंक परियोजना। दूसरी कौन सी है? नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी, मालवा की गंगा शिप्रा नदी, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है। मुझे लगता है कि हम में से अक्सर लोग जो है वह महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर चुके होंगे, तो उन्हें सभी को यह पता होगा कि शिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यह कोटा के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में जाना दोस्तों। कुछ और नदियाँ बाकी है जिसे हम मध्य प्रदेश की नदियों के पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। इन नदियों से संबंधित फैक्ट अगर आपको याद करने में परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।